स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया जहान की खास खबरें, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे भारत के रूस से तेल निर्यात बढ़ाने की। रूस और यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर जहां कड़े सैंक्शंस थोपकर इस देश की इकोनॉमी को ख़त्म करना चाहा है, वहीं दुनिया भर के देशों पर भी दबाव बनाकर रूस को अलग थलग करना चाहा। भारत पर भी अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने रूस से कारोबार सीमित करने के लिए बेहद दबाव डाला, लेकिन केंद्र सरकार ने तमाम दबाव को दता बताते हुए रूस से अपने संबंधों को यही नहीं कि बनाए रखा, बल्कि जमकर तेल की खरीदारी की। रूस सऊदी अरब को पछाड़कर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। आंकड़ों से ये पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारी छूट पर मिल रहे रूसी कच्चे तेल को देश की रिफाइनिंग कंपनियों ने खरीदना शुरू कर दिया है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने मई में लगभग 2.5 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा था। दुनिया भर में तेल आयात करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। डेटा के अनुसार सऊदी अरब अब भारत को तेल की आपूर्ति करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से कई देशों ने रूस से तेल नहीं खरीदा, जिसका फ़ायदा भारतीय कंपनियों को मिला और उन्होंने मई में सस्ती दरों पर रिकॉर्ड तेल आयात किया। रूस ने संकट के इस समय में सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि चीन जैसे देशों को भी अपनी ऊर्जा के लिए सबसे बड़े खरीदार के रूप में बदल लिया है। इससे पहले जर्मनी वो देश था जो रूस से सबसे ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट करता था, जबकि अब चीन रूस से सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर देश बन चुका है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार जर्मनी को पछाड़कर चीन अब रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। चीन ने 24 फरवरी के बाद रूस से करीब 97 अरब डॉलर का तेल और नेचुरल गैस और कोयले की खरीदारी की थी। अगली खबर में बात करेंगे यूरोपीय देशों में बढ़ते इस्लामोफोबिया की। यूरोप के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अनुसार सभी धर्मों को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के दावों के बीच यहाँ इस्लामोफोबिया के मामलों में तेज़ी आई है। एक ह्यूमन राइट्स सेंटर की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अकेले जर्मनी में 2014 से अब तक 800 से ज़्यादा मस्जिदों को हमलों का निशाना बनाया गया है। और दुख की बात यह है कि मस्जिदों और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद भी जर्मन सरकार ने इन मामलों पर ख़ास ध्यान नहीं दिया है। डेली सबा अखबार ने ब्रांड लीग ह्यूमन राइट्स सेंटर की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि 2014 और 2022 के बीच जर्मनी में मस्जिदों के खिलाफ अपराध के लगभग 840 मामले सामने आए हैं। इसमें मस्जिद में तोड़फोड़ और हमलों की धमकी भी शामिल है। 2018 में अपराधों के डिटेल्ड एनालिसिस से ये पता चला है कि आधे से ज़्यादा मुजरिमों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका है। मुसलमानों और मुस्लिम मजहबी प्लेसेस पर ये हमले ज़्यादातर नियो नाजीज या लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। ब्रांड लीग ह्यूमन राइट्स सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2018 में मस्जिदों पर हुए हमलों की तादाद 120 से ज़्यादा है, जिसमें से सिर्फ 9 मामलों में अपराधियों का पता लग पाया। कहने को तो पुलिस ने हर घटना के बाद मौके पर पहुंचने में बहुत तेज़ी दिखाई और फ़ौरन जांच भी शुरू कर दी, लेकिन आज तक किसी भी घटना के अपराधी की पहचान सामने नहीं आई है, ना ही अपराधियों को सज़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों के पीछे वामपंथी, दक्षिणपंथी, चरमपंथी और नियोनाजी समूह रहे हैं। हालिया वर्षों में जर्मनी में नस्लवाद और मुस्लिम विरोधी घृणा में इजाफा हुआ है, जिसके पीछे नियोनाजी और दक्षिणपंथी चरमपंथी गुटों के साथ साथ जर्मनी की AfD पार्टी का भी हाथ है। अगली खबर में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष की। ईरान और अमेरिका के बीच 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही 36 का आंकड़ा रहा है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान लगातार तरक्की के नए आयाम छू रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान CNN ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की हार का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास
कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। CNN ने कहा कि ईरान के एटॉमिक साइंटिस्ट्स की हत्या और इस देश के खिलाफ सख्त सैंक्शंस के बाद भी अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लगता है कि US सैंक्शंस ने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया है। CNN ने यह दावा करते हुए कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। वो दूसरे किसी भी वक्त के मुकाबले में अब अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है और अमेरिकी प्रशासन के पास तेहरान का सामना करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। ईरान बार बार ये कह चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है और IAEA भी अपनी रिपोर्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीसफुल होने पर कई बार जोर दे चुका है। इसके बावजूद CNN ने परमाणु समझौते से अमेरिका के एक तरफा तरीके से निकलने का कोई जिक्र किए बिना ही कहा कि तेहरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी तमाम सामग्री पहले से ही मौजूद है। परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए होने वाली वियना टॉक्स के रुक जाने को खतरनाक बताते हुए CNN ने कहा कि हालांकि ईरान और अमेरिका परमाणु समझौते को दोबारा जिंदा करने के कई तकनीकी मुद्दों को हल कर चुके हैं, लेकिन कुछ सिंबॉलिक इशूज़ पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं और ईरान ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाकर अपना रुख साफ कर दिया है। अगली खबर में अब हम बात करेंगे इजराइल के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अवीव कोखावी के उस बयान की जिसमें उन्होंने देश के फ्यूचर पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर फ्यूचर में कोई भी जंग होती है तो वो इजराइल के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगी। בעקבות אירועי השבועות האחרונים בטורקיה ואחרי סדרה של ניסיונות לפיגועי טרור איראנים כלפי ישראלים שיצאו לנופש באיסטנבול, אנחנו קוראים לישראלים, אל תטוסו לאיסטנבול, ואם אין לכם צורך חיוני, אל תטוסו לטורקיה। इंटरनल फ्रंट की तैयारी विषय पर ऑर्गेनाइज्ड पहली कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इजराइल के इस सीनियर सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमें सच्चाई के साथ बात करना होगी। हिजबुल्लाह लेबनान के साथ किसी भी जंग में हम आंतरिक मोर्चे पर बड़ी कठिनाई का सामना करने वाले हैं। अवीव कोखावी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह से जंग होती है तो इजराइल पर हर दिन हज़ारों मिसाइल बरसेंगे, जिसमें बड़े नंबर्स में हमारे सिटीजन्स भी मारे जाएंगे और हमें भारी इकोनॉमिक नुकसान भी होगा। कोखावी ने कहा कि जंग की सूरत में हमें सिर्फ 300 मिसाइलों का सामना नहीं करना होगा, बल्कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और ये जंग लंबे समय तक जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान इजराइल के इंटरेस्ट्स और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि वो तुर्की की यात्रा ना करें। ईरान ने इजराइल के ज़रिए मारे गए अपने मिलिट्री ऑफिसर सैयद खुदाई का बदला लेने का ऐलान किया, जिसके बाद इजरायली कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले विदेश मंत्री ने अपने नागरिकों को गैर ज़रूरी सफ़र से बचने की सलाह दी है। ईरान के IRGC फोर्स के कमांडर हसन सैयद खुदाई की हत्या में इजराइल का रोल होने और ईरान की तरफ से इंतकाम लेने के ऐलान के बाद इजराइल के नेताओं ने अपने नागरिकों को तुर्की न जाने की सलाह दी है। इजरायली के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अपने नागरिकों से ये अपील करते हुए कहा कि वो इस्तांबुल का रुख ना करें जब तक बेहद ज़रूरी ना हो जाए, तुर्की की यात्रा ना करें और जो लोग इस्तांबुल में हैं वो जितनी जल्दी मुमकिन हो पलट कर अपने देश आ जाएं। हमारा ख़बरों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।